इससे जो पहला लेक्चर हुआ था हमारा प्रोबेबिलिटी का, एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1 to 19 यहाँ तक हमने सोल्व कर लिए थे। हाँ 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड। ठीक है, एक तो ब्लैक है हमारे पास और एक रेड डाई है, दोनों को क्या कर दिया, उछाल दिया। अब डाई चाहे ब्लैक हो चाहे रेड हो, उसके ऊपर फेस तो 6 ही होने हैं, नंबर भी 6 ही होने हैं। उसने कहा फर्स्ट पार्ट में फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। आपने इस चीज़ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम जो है वो क्या हो, 9 से बड़ा हो। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5, और दिया गया है कि ब्लैक डाई के ऊपर रिजल्ट क्या है, 5 आया है। तो ध्यान दीजिए, एक तो ब्लैक है हमारे पास और एक रेड डाई, दोनों को उछाल दिया है। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं ना, व्हेन ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर थ्रोन टुगेदर। ठीक है, जब इन दोनों डाइयों को एक साथ उछाला तो ऑर्डर समझो, ये 2 वर्ड मैंने क्यों लिखे, मैं 2 डाई भी लिख सकता था, लेकिन पहले ब्लैक है और बाद में क्या है, रेड है। तो आपने मान के चलना कि जो पहला नंबर है वो तो ब्लैक डाई का और दूसरा किसका है, रेड डाई का है। तो सैंपल स्पेस हमारे पास जो एस बनेगी उसमें क्या क्या नंबर होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 यही होंगे ना। उसके बाद 2 1 एज सोन, लास्ट होगा हमारा 2 6, फिर 3 1 और लास्ट होगा हमारा 3 6, फिर 4 1 और लास्ट होगा हमारा 4 6, 5 1 और लास्ट क्या होगा 5 6। ठीक है, 6 1 और लास्ट जो नंबर होगा हमारा वो क्या होगा, 6 और 6। तो यहाँ पर कंडीशन बस क्या है कि जो पहला नंबर है वो तो है ब्लैक डाई का और जो दूसरा नंबर है वो क्या है, रेड डाई का है। अब देखो उसने कहा क्या है, उसने कहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5। तो 2 इवेंट्स हम मान लेते हैं। लेट किया हमने, आपने एक एक चीज़ लिख के चलनी है, डायरेक्ट नहीं करोगे। लेट ई बी दी इवेंट, ई बी दी इवेंट, ई हमारे पास वो इवेंट है दैट सम इज ग्रेटर देन 9, सम इज ग्रेटर देन 9, कि जो सम होगा वो 9 से बड़ा होगा। एफ बी दी इवेंट, एफ बी दी इवेंट, एफ वो इवेंट है दैट ब्लैक डाई, ब्लैक है ना, ब्लैक डाई शो करे, यानी कि शो नंबर क्या भाई, 5, कि ब्लैक डाई के ऊपर आपका क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब ध्यान दें, जो ई इवेंट है, ई के ऊपर सिर्फ बाउंडेशन ये है कि उसका सम जो है वो 9 से बड़ा हो। तो पहले वाली लाइन में तो 1 से 6 तक सम ही 7 बनता है, तो उसमें तो कोई भी नहीं होगा। दूसरी लाइन में 2 से 6 सम 8 बनता है, उसमें भी कोई नहीं होगा। तीसरी लाइन में 3 से 6 9 बनता है, लेकिन ग्रेटर देन 9 तो नहीं है ना। लेकिन चौथी लाइन में देखेंगे तो पहला एलिमेंट मिल गया हमें, कितना, 4 6। उससे नेक्स्ट में देखेंगे तो 5 5 और 5 6, यही हो गया ना। उससे नेक्स्ट में यदि हमने देखा तो 6 4 6 5 और 6 6। तो ये तो इवेंट्स हो गए हमारे पास किसके, ई के। उसके बाद एफ में उसने कहा कि ब्लैक डाई के ऊपर 5 आना चाहिए। ब्लैक डाई है हमारी पहले वाली, तो इसका मतलब 5 वाली लाइन कंप्लीट। कौन कौन से, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, यही हो गया ना। अब क्वेश्चन ये है कि हमें निकालना क्या है, ई बाई एफ निकालना या एफ बाई ई। स्टेटमेंट पे देखो, उसने कहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन क्या दिया है कि ब्लैक डाई रिजल्ट क्या आना चाहिए, 5। तो इसका मतलब टू फाइंड, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। बात समझ में आई। जो गिवन है वो आता है नीचे, क्योंकि कंडीशनल की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी अकर है, मतलब एक गिवन मिलेगी और दूसरी हमें निकालनी होगी। तो पी ई बाई एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, और डिवाइड में क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
यही हो जाएगा ना, क्योंकि ई इवेंट्स क्या है कि सम ग्रेटर देन 9। स्टेटमेंट में देखो क्या कहा उसने, ठीक है ना, गिवन स्टेटमेंट में क्या दिया है, उसने कहा कि फाइंड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। ये चीज़ तो उसने पूछी है, इसको हमने ई माना, तो इसका मतलब जो निकालना वो आएगा ऊपर और जो गिवन है वो आएगा नीचे, बस इतना ध्यान रख लो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी एफ कितना है बोलो, प्रोबेबिलिटी एफ भाई, एफ की प्रायिकता, एफ में केस है हमारे पास 6, टोटल है 36, तो 6/36 हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन देखो दोनों का, ई इंटरसेक्शन एफ, अभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रही, पहले पेयर देख रहे हैं इंटरसेक्शन के, 5-1 नहीं है, 5-2 नहीं है, 5-3 नहीं है, 5-4 भी नहीं है, 5-5 है, 5-5 है, और कितना है 5-6 है। ये बात समझ में आई। अब यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा बोलो, 2/36। निकालना क्या हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई बाय में एफ, जिसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, जो कि हमारे पास आया कितना है 2/36, बाय में प्रोबेबिलिटी एफ कितना है बोलो 6/36। 36 से 36 कैंसिल हो गया, ये रह गया मेरे पास कितना 2/6, कैंसिल हो गया कितना आ गया 1/3, आंसर आ गया। कर लोगे, मैच करते रहना आंसर साथ साथ। सेकंड पार्ट क्या कहा है, सेकंड पार्ट में फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, कि सम जो है वो क्या आना चाहिए 8। इसका मतलब सेकंड पार्ट में ई इवेंट्स तो मानेंगे किसको भाई, सम इज क्या होना चाहिए 8, सम जो है वो 8 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या कहा है, गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट इज नंबर लेस देन 4। उसके बाद जो एफ इवेंट्स है, रेड डाई के ऊपर क्या होना चाहिए, रेड डाई शोज क्या, नंबर लेस देन 4, कि रेड डाई के ऊपर नंबर 4 से छोटा आए। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले ई की। ई कह रहा है कि सम 8 आना चाहिए, पहली लाइन में है सम 8 नहीं है, दूसरी लाइन में है भाई क्या है 2-6, तीसरी लाइन में भी होगा 3-5, चौथी में भी होगा 4-4, पांचवी में भी होगा 5-3 और छठी में भी होगा 6-2, इन्हीं का तो सम 8 है। एफ में उसने कहा कि रेड डाई के ऊपर नंबर 4 से छोटा, अब रेड डाई है हमारी दूसरे वाली पे नंबर 4 से छोटा, इसका मतलब क्या क्या आगे 1-1, 1-2, 1-3, उसके बाद 2-1, 2-1, 2-2, 2-3, यही आगे ना, फिर आएगा 4-1, 4-2, 4-3, फिर आएगा 4-1, 3 वाला छोड़ गए, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं 3-1, 3-2, 3-3, 5-1, 5-3 भाई, और 6-1 से लेकर 6-3। बोलो कुछ गलत तो नहीं लिखा है, बोलो। निकालना क्या है आपने, प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ, क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। फॉर्मूला क्या है बोलो, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन के एलिमेंट देखो भाई क्या क्या है, सीधी सी बात है, एक तो ये है और एक ये है, यही है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी 2/36। उसके बाद पी एफ, एफ में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 18, तो ये होगी हमारे पास 18/36। 36 से 36 कैंसिल, 2/18 16 हो गया, कितना आ गया 1/9। बोलो कर लोगे, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखें। बस आवाज़ कम करो। देखिए अगले में उसने कहा है ए फेयर डाई इज रोल्ड, एक फेयर डाई को रोल कर दिया, मतलब एक सिंगल डाई को उछाल दिया है। कंसीडर इवेंट ई दे दिया, एफ दे दिया और जी दे दिया। उसने कहा ई बाई एफ निकालिए, एफ बाई ई, और ये सारी की सारी चीज़ें उसने पूछी हैं। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें
जब हम एक फेयर डाई, एक सिंगल डाई को उछालते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी 1 2 3 4 5 और 6। आपने डिटेल में लिखना व्हेन ए डाई इज थ्रोन 1 टाइम देन पॉसिबल आउटकम इज, ठीक है। उसके बाद इवेंट्स ई में उसने क्या कहा, ई में नंबर है हमारे पास 1 है 2 है और 3 है, 1 3 और कितना है 5 है, 1 है 3 है और कितना है 5 है। एफ जो इवेंट है, एफ में नंबर है हमारे पास 2 और 3। उसके बाद जो जी इवेंट है, जी में नंबर है हमारे पास 2 है 3 है 4 है और कितना है 5 है। निकालना क्या है हमने पहले केस में, प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ एंड प्रोबेबिलिटी एफ बाय ई, यही दो चीज़ें निकालनी है। आसान है दोनों की दोनों चीज़ें निकालना। पहले मैं बात करता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ की। फॉर्मूला होगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइड में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में देखो कॉमन क्या है 3 है ना, तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 1/6। पी एफ में हमारे पास 2 एलिमेंट तो 2/6, 6 से 6 कैंसिल हो गए तो आ गया 1/2, ठीक है। उसके बाद अगला हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी एफ बाय ई। फॉर्मूला क्या होगा प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई और डिवाइड में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो दोनों की इंटरसेक्शन तो सेम ही है, चाहे हम ई इंटरसेक्शन एफ कहें या एफ इंटरसेक्शन ई कहें। कितना हो गया ऊपर 1/6 और ई की प्रायिकता, ई में केस है 3 तो कितना हो गया 3/6, वही 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/3, कर लोगे। उसके बाद अगले में इसने कहा सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसने निकाला है प्रोबेबिलिटी ई बाय जी, एक तो हमने ये निकालना है और एक निकालना है प्रोबेबिलिटी जी बाय ई, यही ना। तो अगर मैं बात करूं ई बाय जी की, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी और बाय में पी जी भाई। तो प्रोबेबिलिटी ई और जी, इनमें देखो कॉमन क्या है 3 ही है ओनली और 5 भी है, तो ऊपर तो हो गया 2/6 और जी में एलिमेंट है 4 तो ये हो गया 4/6, 6 से 6 कैंसिल 2/4, 16 हो गए, कितना आ गया 1/2। उसके बाद जी बाय ई को हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी जी इंटरसेक्शन ई और बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो जी और ई में इंटरसेक्शन तो वही, तो सेम कितना हो गया ये 2/6 और पी ई में कितने हैं 3 तो 3/6, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 2/3, कर लोगे। तीसरा पार्ट इसका। अब तीसरे पार्ट में देखो उसने क्या कहा है, थर्ड पार्ट में उसने कहा कि आपने निकालना है अब की बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ और इस पूरे के बाय में कितना है जी है, ठीक है, पूरे के बाय में कितना है जी है। अब ध्यान दें, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक फॉर्मूला बताया था, क्या होगा ये प्रोबेबिलिटी ई बाय जी प्लस प्रोबेबिलिटी एफ बाय जी माइनस में प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और बाय में क्या होगा जी, यही बताया था, यही था ना। अब यहाँ पे फिर से आप कंडीशनल का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो गया ई इंटरसेक्शन जी और बाय में क्या हो गया पी जी प्लस में यहाँ पर कितना हो गया बोलो प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन जी और बाय में कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यहाँ पर कितना हो गया माइनस में प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी और बाय में कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ई इंटरसेक्शन ये तो निकाल भी रखा हमने, ये रहा हमारे पास, कितना है ये 1/2। उसके बाद ये भी निकाल रखा है भाई, जी वाला तो केस नहीं था, जी वाला तो यही था, है ना। हाँ ये देख लो, ये तो ठीक लिख दिया ना। हाँ इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास इसकी 2/6 और पी जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/6, 4/6, ठीक है, सेम ही है ये बात भी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। ठीक है, एफ की और अगर हमने जी की बात करी, हाँ ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कितना 16 के 1/2 माइनस में तीनों का इंटरसेक्शन देखो क्या है 3 है बस,
और तो कुछ नहीं है ना, तो ये तो हो गया 1/6 और जी की प्रायिकता है 4/6, कैंसिल हो गया। तो 1/2 प्लस 1/2 तो हो गया 1 माइनस 1/4 कितना आ गया? आंसर चेक करो, कर लोगे? अगले पार्ट में इसने कहा है, अगले पार्ट में इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई इंटरसेक्शन एफ और बाय में है जी। अब की बार ध्यान दो, यहाँ पर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन दिया उसने, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी और बाय में क्या हो गया? पी जी। यही हो गया ना। और इसकी तो प्रायिकता निकाल ही रखी है आपने, कितनी आई है ये? 1/4। कर लोगे? बोलो, हो जाएगा ना? कौन से? वो क्यों होंगे? यहाँ तो इंटरसेक्शन है, बस सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगी। यूनियन के लिए फॉर्मूला है ना ये, तो अगर यहाँ यूनियन है तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। अच्छा, equally likely क्या होता है? If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girl? प्रायिकता बतानी कि दोनों की दोनों लड़की होंगी। Given that youngest is a girl, कि youngest जो है वो गर्ल होगी, at least one is a girl, और कम से कम एक लड़की होगी। तो देखो ध्यान दो भाई, अगर एक फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है तो इक्वली लाइकली केस का मतलब होता है समप्रायिक परिणाम। भाई 50-50 चांस, मतलब सीधी सी बात है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, वो सिंपल भाषा में कहते नहीं, एक जने से पूछने लग गया हरियाणा में कि बिला भाई के बच्चा पैदा हुआ। अब जैसे थोड़े दिन पहले 5 तारीख को भाई गुड़िया पैदा हुई थी मेरे घर पे ही, तो ऐसा ही अक्सर पूछ लिया करती मैडम, बिला भाई के लड़का के बच्चा पैदा हुआ? माँ के चीज़ गरीबा दो ही चीज़ हो ना, क्या छोरा और क्या छोरी। तो भाई अमीरा के हो सके, हमेशा उनका तो कुछ भी हो सके है। बस आवाज़ नहीं। देखो क्या है, जब एक फैमिली में 2 बच्चे पैदा होते हैं तो या तो सीधी सी बात है दोनों की दोनों लड़की होंगी, एक लड़का होगा एक लड़की होगी। ठीक है, या फिर दोनों के दोनों लड़के होंगे। तो सैंपल स्पेस में तो हमारे पास जो नंबर बनेंगे, इसमें आवाज़ ना करो भाई, हो सकता है पहला लड़का और दूसरा भी क्या हो? लड़का हो। ठीक है ना। और हो सकता है हमारे पास पहला जो है वो लड़का और दूसरी क्या हो? लड़की हो। या इसको कोई दिक्कत नहीं है, इनके मानने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। हो सकता है पहली तो लड़की और दूसरा क्या हो? लड़का हो। और हो सकता है पहली भी लड़की और दूसरी भी क्या हो? लड़की हो। ठीक है, अगर 1 2 आप इनको नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसने कहा क्या है, ये देखिए उसने कहा है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल, दोनों की दोनों लड़की हों। तो इस इवेंट्स को हम मान लेते हैं ई क्या है? कि बोथ आर गर्ल्स, कि दोनों की दोनों ही लड़कियां हों। तो ई में जो केस हमारे पास बनेंगे वो क्या बनेंगे? पहली भी लड़की और दूसरी भी क्या है? लड़की है। उसके बाद एफ में क्या क्या है? यंगेस्ट इज गर्ल। यंगेस्ट का मतलब छोटा होता है या बड़ा? कि जो छोटा बच्चा वो क्या हो? लड़की हो। तो छोटे में लड़की की अगर हम बात करें तो एक तो हमारा ये केस होगा भाई, और एक क्या होगा हमारा? जी और जी, यही होगा ना। बोलो, निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, और बाय में क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ध्यान दे, दोनों की इंटरसेक्शन तो है हमारे पास 1, तो 1/4 हो गया क्योंकि टोटल केस 4 है। और पी एफ में कितने हैं? 2, तो 2/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1/2, यही हो गया। उसके बाद इसी का अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो उसने कहा है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो ई तो हमारे पास वही है, ई तो हमारे पास वही है कि दोनों की दोनों लड़कियां हो, लेकिन एफ कह रहा है कि कम से कम एक लड़की हो। तो कम से कम एक लड़की में बी जी, जी बी और जी और जी, कम से कम एक पूछा है उसने। बहुत अच्छी सोच है पेरेंट्स की कि दोनों की दोनों लड़की हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए
अगर हम बात करें अब भी किसकी भाई, ई बाय एफ की, तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कॉमन क्या दोनों में, तो कितना हो गया 1/4 और एफ में हमारे पास 3 केस तो 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गए, कितना आ गया, कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, अक्सर एग्जाम में आता भी है ये 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझियो, एक एक लाइन हालांकि मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको बताना है कि समझ में आई या नहीं आई। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बैंक है, उसमें 300 जो है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं लेकिन हैं वो भी ट्रू फॉल्स वाले, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 500 ऐसे हैं जो कि क्या है, आसान है लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 400 डिफ़िकल्ट हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 400 ऐसे हैं जो कि डिफ़िकल्ट हैं लेकिन कैसे हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ़ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम ए क्वेश्चन बैंक, अगर इस क्वेश्चन बैंक में से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जाता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, तो प्रायिकता बतानी है कि वो एक आसान क्वेश्चन होगा, गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दिया जाता है कि ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। समझ में आई या नहीं आई। अब ध्यान दो, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा यूं लगे कि भाई पजल हो रहे हो, उस केस में टेबल बना लिया करो, आसान हो जाएगा। टेबल कैसे, देखो टाइप क्या क्या हमारे पास, एक तो क्वेश्चन आसान और डिफिकल्ट है, एक क्वेश्चन हमारे पास ट्रू फॉल्स वाला है और एक है हमारे पास एमसीक्यू, यही है ना दो बात, ठीक है। हम बात करते हैं, एक तो है हमारे पास कैसे भाई इजी टाइप के क्वेश्चन और एक है डिफिकल्ट, यही बात है ना, एक तो है इजी और एक क्या है डिफिकल्ट, आवाज ना करो। उसके बाद इनमें जो टाइप है हमारे पास, एक तो है ट्रू और फॉल्स वाली और एक है हमारे पास एमसीक्यू वाली, ठीक है। पहले केस में हम बात करते हैं, 300 क्वेश्चन है हमारे पास, इजी है लेकिन ट्रू फॉल्स वाले हैं, तो इजी के नीचे लिख दिया और ट्रू फॉल्स के आगे लिख दिया। उसके बाद 200 क्वेश्चन है हमारे पास जो कि डिफिकल्ट है और ट्रू फॉल्स वाले हैं, डिफिकल्ट है और ट्रू फॉल्स वाले हैं कितने, 200। बात समझ में आई, बोलो। उसके बाद 500 क्वेश्चन आसान है लेकिन एमसीक्यू हैं, तो 500 के नीचे लिख दिया, ठीक है, मतलब एमसीक्यू के सामने और इजी के नीचे। उसके बाद 400 क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है लेकिन एमसीक्यू हैं, तो डिफिकल्ट और एमसीक्यू के सामने लिख दिया। अब अगर मैं इनका सम करूं तो कितना हो गया, तो 800 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो आसान है, और अगर इनका सम करूं तो 600 क्वेश्चन ऐसे हो गए हमारे पास जो कि डिफिकल्ट है। टोटल की अगर हम बात करें, टोटल यहाँ लिख लें आप, टोटल कितना हो गया इनका 1400 हो गया हमारे पास कुल क्वेश्चन, यही हो गया ना। अब देखो उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन, कि वो आसान क्वेश्चन हो, तो ई तो इवेंट्स हमने मान लिया, किसको भाई, किसको मान लिया, इजी क्वेश्चन को मान लिया इवेंट्स ई। एफ किसको मानेंगे, एफ उसने कहा है, कहाँ गया ये, हाँ इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एफ हमने मान लिया किसको, एमसीक्यू को। अब ध्यान दीजिए आप, देखो निकालना क्या हमने, प्रोबेबिलिटी ई बाय में जी, फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी और बाय में कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें, अगर हमने टोटल की बात यहाँ पर की है तो यहाँ पर भी टोटल लिख देते हैं। अगर टोटल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है मेरे पास कितने, 500, और एमसीक्यू की बात करूँ तो वो मेरे पास कितने हैं, 900, यही है ना। अच्छा एफ लिखो, एफ लिखो, यहाँ पर भी क्या आएगा, एफ। अब ध्यान दो, जो ई हमारे पास है, आवाज ना करो, ई हमारे पास ऐसे हैं जो कि इजी क्वेश्चन है और एफ है हमारे पास एमसीक्यू। अब एमसीक्यू भी हो और इजी भी हो, ऐसे क्वेश्चन है कितने, 500 ही तो है, क्योंकि ये क्या है, इजी भी हैं और एमसीक्यू भी हैं, तो सीधी सी बात है, ये तो हो गए हमारे पास 500। और प्रायिकता की बात करूं कुल है 1400, तो डिवाइड में कितना आ गया, 1400। ये बात समझ में आई या नहीं आई। एफ का मतलब क्या है, एमसीक्यू है टोटल 900, तो 900 और टोटल कितने हमारे पास 1400। बताओ समझ में आया या नहीं आया,
बोलो 1400 से 1400 क्या हो गया, कैंसिल। कितना रह गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया, ये आंसर आ गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया। ये क्वेश्चन अगर आप एक एक चीज अलग अलग लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। बेटर है कि आप टेबल बना लें। टेबल में ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ इजी डिफिकल्ट लिया है, आप ट्रू फॉल्स एमसीक्यू ले लेना, इजी और डिफिकल्ट को आप यहाँ ले लेना, ठीक है। सभी का सम कर देना। ट्रू फॉल्स हमारे पास 300 और 200 500 है। अगर एमसीक्यू की बात करूँ तो 500 और 400 900 है। अगर सिर्फ इजी क्वेश्चन की बात करूँ तो 800 है। डिफिकल्ट की बात करूँ तो 600 है। जो आपसे पूछा हो उसको यहाँ मेंशन कर लो। इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। अब इजी क्वेश्चन हमारे पास टोटल थे कितने, 800, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 800 बटे में 1400। बट इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि निकालना क्या है, E/F। E/F में एक तो इंटरसेक्शन है और एक F है। F में है एमसीक्यू कितने हैं, 900, तो 900 बटे 1400 होगी। इंटरसेक्शन दोनों की इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, तो इजी भी है एमसीक्यू भी है, वो है कितने, 500। कर लोगे। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14। गिवन दैट 2 नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। उसने कहा कि दिया जाता है कि 2 नंबर जो आए ना डाई के ऊपर वो डिफरेंट आए हैं, अलग अलग आए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। प्रायिकता निकालो कि डाई के ऊपर जो नंबर आए हैं उनका सम जो है क्या होगा, 4 होगा। देखो हमारे पास क्या है, एक पेयर ऑफ डाई को क्या कर दिया गया है, उछाल दिया गया। किसको उछाल दिया गया है, पेयर ऑफ डाई को। तो जब पेयर ऑफ डाई को उछालेंगे केस कितने बनेंगे, तो सैंपल स्पेस 1 1 1 1 और लास्ट क्या होगा 1 6, ठीक है। उसके बाद यहां पर लास्ट होगा हमारा 6 1 और कितना होगा 6 6, यही बनेंगे। ये होता है शॉर्ट मेथड बनाने का। उसके बाद उसने कहा क्या है, ई में उसने कहा कि डाई के ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफरेंट नंबर, ठीक है। एफ में उसने क्या कहा, सम इज 4। कोई बात नहीं, हम एफ बाई ई निकाल देंगे, दिक्कत क्या है। जरूरी थोड़ी ना जो गिवन दे रखी उसको आप एफ ही लेके चले, हमारी मर्जी कुछ भी ले लें हम। जो उन्होंने दे रखा पहले कोई दूसरे को एफ मान लिया। टू फाइंड है क्या बताना, क्या निकालना हमने, एफ बाय ई। फॉर्मूला मेंशन कर दिया करो कि एफ इंटरसेक्शन ई और बाय में क्या होगा, पी ई, यही ना भाई। अब ई में केस क्या भाई, नंबर जो है डिफरेंट हो, सेम ना हो, मीन्स 1 1 छूट जाएगा, 1 2 से लेकर 1 6, 2 1 2 3 और क्या होगा 2 6, ठीक है। फिर 3 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, ऐसा ही लास्ट लिख दूं भाई, 6 1 और क्या होगा 6 5 तक, ठीक है। ई है ना ये इवेंट्स, इसकी प्रायिकता हमें चाहिए भी है। केस कितने हो गए बताओ, 30, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 30 बाय में 36। एफ हमें क्या कहता है कि नंबर जो है उनका सम क्या है, क्या आना चाहिए, सम इज 4, तो सम 4 भाई, 1 3 2 2 3 1, बस यही बनेंगे। क्या रह गया, सम 4, यही केस बनेंगे। उसके बाद इनकी इंटरसेक्शन करो, ई इंटरसेक्शन एफ क्या ही है, 1 3 और 3 1। जो निकालना है हमें निकालना है एफ बाय में ई, फॉर्मूला ये रहा। तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता 2 केस है, कितना हो गया, ई की प्रायिकता कितनी है 30 बटे 36, कैंसिल हो गया 2 बटा 30, कितना हो गया 1 बटे 15। आंसर चेक करो, कर लोगे, बोलो। अगला देखो भाई, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, थोड़ी सी डिफिकल्ट स्टेटमेंट लगेगी। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। एक डाई को उछाला गया है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया।
इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम, जब अगर 3 का मल्टीपल आया, लास्ट बेंच आवाज ना करो भाई, थ्रो द डाई अगेन, तो डाई को दोबारा उछाल दिया गया। इफ एनी अदर नंबर कम, जब अगर मान लिया कोई दूसरा नंबर आता है तो टॉस ए क्वाइन, तो सिक्के को उछाला है। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन शोज ए टेल, कि सिक्के के ऊपर टेल आए, गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई शोज अ 3, कि कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आना चाहिए, ये हमने निकालना है। तो देखो ध्यान दो, सैंपल स्पेस को समझो। उसने कहा एक डाई को उछाला है भाई, अगर डाई के ऊपर 3 या 6 आता है, 3 का मल्टीपल आता है तो दोबारा उछालना डाई को, और अगर मान लिया 3 का मल्टीपल नहीं आता है तो फिर उछालना है सिक्के को। तो सैंपल स्पेस देखो, पहले डाई है ना, डाई के ऊपर आ गया 1, तो 1 आने के बाद दोबारा तो डाई को उछालना ही नहीं, तो दोबारा उछालना हमने सिक्के को। हो सकता है सिक्के के ऊपर हेड आ जाए और हो सकता है सिक्के के ऊपर टेल आ जाए। डाई के ऊपर आ गया 2, तो फिर भी सिक्का उछालना, हो सकता है सिक्के पे हेड आ जाए और हो सकता है सिक्के पे टेल आ जाए, यही ना। फिर हमने उछाला और हो सकता है डाई के ऊपर आ गया 3, तो दोबारा डाई को उछालना है। तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, क्योंकि दूसरी डाई पे तो कोई भी नंबर हो सकते हैं। फिर डाई के ऊपर आ गया 4, तो 4 H 4 T, ठीक है। डाई के ऊपर आ गया 5 H 5 T, ठीक है। उसके बाद डाई के ऊपर आ गया 6, तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। कोई नंबर ऐसा तो नहीं जो मिस कर गए हो। अब देखो ई इवेंट्स हम मानते हैं, क्या कहा उसने ई इवेंट्स में? ई में उसने कहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वाइन शोज टेल, कि क्वाइन क्या करे भाई, क्वाइन शोज टेल, कि क्वाइन के ऊपर हमारा क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो इसका मतलब ई में जो इवेंट्स हैं, टेल में देखो भाई 1T है, 2T है, उसके बाद है हमारे पास 4T है, 5T है, ठीक है। और तो नहीं है ना। एफ में उसने क्या कहा है, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, कि कम से कम एक डाई के ऊपर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो एफ में आ क्या क्या जाएंगे बताना, क्या आ जाएंगे? कम से कम 3 1 वाली लाइन पूरी ना, और 6 वाली भी लाइन कंप्लीट। एक बात बताओ ना भाई, पूरी तो नहीं आएगी, कहाँ तक आएगा? 6 3 आएगा, पूरी नहीं आएगी, क्योंकि कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आना चाहिए था। यही होंगे ना। अब एक बात बताओ, निकालना क्या हमने? प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ, और बाय में इंटरसेक्शन में बताओ है कुछ, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। तो एफ को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आंसर चेक करो 0 है क्या, कर लोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखो, उसने कहा इफ पी ए, आवाज़ ना करो भाई, अगर पी ए है हमारे पास 1/2, अरे आवाज़ ना करो फर्स्ट बेंच, और पी बी है हमारे पास कितना? 0। निकालना क्या है? ए बाय बी, फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी बी। एक वैल्यू है हमारे पास, क्या हो गया ये? नॉट डिफाइन। कौन सा? अरे भाई चाहे कुछ भी आ जाए, बात ये है नीचे हमारे पास 0 बन रहा है ना, तो नॉट डिफाइन होगा, और इंटरसेक्शन 0 नहीं आएगा, इसका 0 आ जाएगा तो फिर ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी, जिसको मीनिंगलेस बोलते हैं। 17 देखो क्या कहा इसने, इफ़ ए एंड बी आर इवेंट्स, ए और बी हमारे पास 2 इवेंट्स हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बराबर है बी बाय ए के, तो देन देखना इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। तो देखते हैं, ए बाय बी किसके बराबर दे रखा है? बी बाय ए। भाई सीधी सी बात है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, हो क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी बी, प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए
और बाय में क्या हो गया पी ए, और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हो या प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए हो, वो एक ही बात होती है। तो इसका मतलब इससे ये हमारा क्या हो गया कैंसिल। तो पी ए किसके इक्वल आ गया पी बी के। कर लोगे? तो ये था भाई हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.1। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखो कितने हैं, 18 हैं, तो 2 दिन ही लगेंगे। याद ही करवा दूं स्टार्ट। करवा दूं शुरू। देखो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है क्या, आवाज ना करो। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, आवाज कम करो भाई। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में देखो स्टेटमेंट आपको कैसी मिलेंगी। मान लिया आपके पास एक ताश की गड्डी है, उसमें से 2 पत्ते निकाल लिए, तो वो तो अलग बात है विदाउट रिप्लेसिंग या विद रिप्लेसिंग, वो तो अलग बात है कि भाई एक पत्ता निकाला उसको वापस रखा या वापस नहीं रखा, वो अलग बात है। लेकिन अगर 2 पत्ते निकालिए तो आपसे ऐसे पूछेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर क्वीन कार्ड, कि दोनों के दोनों पत्ते क्या हो क्वीन कार्ड हो, कि क्या हो रानी के पत्ते हो दोनों के दोनों। इसका मतलब पहला पत्ता है वो भी हमारे पास क्वीन है और दूसरा भी क्या है क्वीन है। हो सकता है एक ताश की गड्डी में से पत्ते निकालने हो 3, तो वो कंडीशन पूछेगा पहला स्पेड हो, ठीक है, दूसरा आपके पास क्लब हो सकता है तीसरा भी आपके पास क्या हो क्लब कार्ड हो। तो इस तरीके में जब हम फॉर्मूले का जिसका यूज करेंगे वो है हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। होता क्या है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा हमारा पी ए इंटू में पी बी। याद रह जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू में क्या हो जाएगा पी बी, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ठीक है। और अगर मान लिया हमने 3 के लिए निकालना हो तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो गया पी ए इंटू में पी बी और इंटू में क्या हो जाएगा पी सी। और इसको क्या लिख सकते हैं बताना, और इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटू में प्रोबेबिलिटी बी बाय ए इंटू में प्रोबेबिलिटी सी बाय ए बी। बात को समझो नीचे वाले को। पी ए का मतलब एक पत्ता सपोज करो स्टार्टिंग में क्वीन निकला, दूसरा क्वीन निकला, जब एक क्वीन पहले निकल चुका है तो इसका मतलब बी निकाल रहे हैं, ए पहले घटित हो चुका है। तीसरे में सी निकाल रहे हैं, इसका मतलब ए और बी पहले घटित हो चुके हैं। या ऊपर वाला लिख दें या नीचे वाला लिख दें, ठीक है। कैसे आए, जैसे मान लिया आपके पास 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी थी, ठीक है, 52 पत्तों की क्या थी एक ताश की गड्डी थी, और उसमें से हमने जो है 3 कार्ड को क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया, 3 कार्ड को क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया, और प्रायिकता पूछ ली कि बताइए तीनों के तीनों कार्ड जो है क्या होंगे क्वीन कार्ड होंगे, ठीक है। और केस है हमारे पास विदाउट रिप्लेसिंग का, विदाउट रिप्लेसिंग, ठीक है, कि तीनों के तीनों पत्ते क्या होंगे क्वीन कार्ड होंगे। अब क्वीन रानी होती कितनी है टोटल 4 होती हैं। तो पी ए हमने मान लिया लेट ए बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन कार्ड, कि पहला पत्ता जो निकाला वो क्या होगा क्वीन कार्ड होगा। तो प्रायिकता कितनी होगी उसकी 4/52। उसके बाद हम लिखेंगे लेट बी बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग ए सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो ए क्वीन कार्ड, ठीक है, व्हेन ए क्वीन कार्ड इज ऑलरेडी अकर्ड, जो कि पहले ही घटित हो चुका हो। तो इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक क्वीन तो कम हो गया, अब नीचे से भी एक कम, कितना हो जाएगा 3/51। अब तीसरा पत्ता भी क्वीन कार्ड आए तो क्या हो जाएगा, वो तीनों की गुणा कर दियो, वो तीनों की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, ठीक है। मतलब पी ए आ जाएगा हमारा यहाँ, पी बी आ जाएगा मल्टीप्लाई में और पी सी भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं बी बाय ए का मतलब क्या है एक पहले घटित हो चुका है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए बी, मतलब ए बी पहले हो गया, बी बी पहले हो गया, फिर सी की बारी आई,
ठीक है, रह जाएगा याद, बोलो। कंडीशन उसने 3 पे लगाई थी तो 3 निकाल देंगे, 4 पे लगाता तो 4 निकाल देंगे, लेकिन मैक्सिमम आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो 2 तक के, 2 से ज़्यादा के नहीं, एक आध मिलेगा 3 का। उसके बाद एक और आएगा भाई आपका इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसको भी नोट करें आप, क्या आएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं अगर मान लिया ए और बी हमारे पास 2 इवेंट है, और यदि आपके पास प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, 2 नंबर में सम 100% आता है यहाँ से, अगर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपकी इक्वल आ जाए किसके, पी ए इंटू में पी बी के, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो देन हम क्या लिख देंगे, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन ए और बी क्या है आपके, इंडिपेंडेंट, याद रह जाएगा, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। और एंड लिख लो, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल आ जाए किसके, पी ए इंटू पी बी के, तो देन क्या केस क्या होगा, देन ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, आर नॉट इंडिपेंडेंट, आर नॉट इंडिपेंडेंट, याद रह जाएगा, बोलो। उसके बाद एक केस आएगा इसी में आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली स्पेलिंग देख लेना, हो सकता गलत हो जाए, यही होगी मेरे ख्याल से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे नाम से ही जाहिर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है, अगर ए और बी आपके पास 2 इवेंट्स हैं, ए और बी क्या है, 2 इवेंट्स हैं, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, अगर ए और बी आपके पास क्या है, 2 इवेंट्स हैं, ठीक है, कोमा लगा के, इफ यदि ए इंटरसेक्शन बी आपकी क्या आ जाए, फाई आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी आपकी क्या आ जाए, फाई आ जाए, दैट इज क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बताओ, क्या होगी, 0 होगी ना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी फाई आ जाए या प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाए, 0 के आ जाए, तो देन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोल सकते हो इवेंट्स, तो ए और बी क्या होंगे आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, याद रह जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एक तो आपने इसमें ये याद रखना है, और उसके बाद डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का केस याद रखना है, और उसके बाद में आपने क्या याद रखना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, निकाल लो एक्सरसाइज। इतना ज़्यादा तो काम नहीं हुआ है यार आज, 10 मिनट रहती हैं अभी लेक्चर की। एक बेंच पे एक बच्चा बैठ जाए, बैठो।